लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। और आज आपका कौन सा, आज सब लोग पढ़ के आए हैं? सब लोग पढ़ के तो आए हैं। गैसेस स्टेट तो चलो ठीक है। एक बार सरफेस बहुत गंदा लगता है बहुत से बच्चों को, सर की सरफेस सर मजा नहीं आता सरफेस में, चाहे कुछ भी बोलो। तो गैसेस स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री दोनों के ऊपर होगा आज का अपना। ठीक है भाई, गैसेस स्टेट प्लस सरफेस केमिस्ट्री दोनों के ऊपर है। बैक टू बैक वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक भी आने वाला है, आगे आएगा वो, है ना, चिंता ना करें उसका। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक आने वाला है। कल आपको पीडीएफ भी मिल गया होगा, है ना, एक आपको टेलीग्राम चैनल पे। एंड दिस इज समथिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी गाइस। और डेली रेगुलर अटेंड करें क्लासेस, उतना ही फायदा है। आप जितना रेगुलरिटी से टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपका लिए अच्छा रहेगा। और टेट का आज सीरीज, इस सीरीज का आज थर्ड है, तो जहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री और गैसेस स्टेट होगा। हाँ जरूर, श्योर श्योर पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे वन शॉट में सरफेस केमिस्ट्री, मतलब पूरा कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, कर लेंगे, कर लिया जाएगा। ओके। हाँ सरफेस केम में फॉर्मूला नहीं है ज्यादा, मतलब आता नहीं है इतना क्वेश्चन, पर एक नॉर्मल नॉर्मल से आ जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द थिंग फॉर नीट 21 एंड 22 एस्पिरेंट्स। और मेरा टेलीग्राम चैनल है नीट केमिस्ट्री बाय एच सर, आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, नीट केमिस्ट्री बाय एच सर। ठीक है, इस पे आके आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ऑर्गेनिक का डीपीपी अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। और बोलो, और कोई दिक्कत है तो? पर यार जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आज 30 क्वेश्चंस होंगे। और जो भी पूछना है पूछ लो, मैं अब चैट ऑफ बंद कर दूंगा, फिर अपन एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो टेस्ट एनालिसिस एंड डिस्कशन, ये रहा टेलीग्राम चैनल, ये रहा। एंड दिस इज द थिंग फॉर नीट 21 और 22 एस्पिरेंट, जो कि 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले ले। मेरे कोर्सेज अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ठीक है, और 1 ईयर का कॉस्ट आता है 10% डिस्काउंट मिलने के बाद 27,000, और 2 ईयर का कॉस्ट आता है 32,400। तो आफ्टर दिस डिस्काउंट यू आर एच लाइव कोड लेने का, यूज करने का ये फायदा है। प्लस इसी के साथ साथ आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टडी मटेरियल मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, उसका कंटेंट प्लस उसके प्रीवियस क्वेश्चंस, हर एक चीज। टोटल 30 मॉड्यूल्स है, अच्छे से डिजाइन हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद द बिग स्माइल ऑन योर फेस। जरूर बेटा जरूर, आपके लिए हर एक चीज होगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, डोंट वरी। हाँ वो 1000 वाले क्वेश्चन भी होंगे। पहले एक बार ये वाली सीरीज खत्म कर ले। देखो एक एक सीरीज खत्म करते ना तो वो बेनिफिट रहेगी। पहले मैं ये वाली सीरीज टेड वाली खत्म कर दूं, अगले ही दिन से टेड से मैं लाइव बोल रहा हूँ, अगले ही दिन से आपके लिए 3000 क्वेश्चन वाली सीरीज चालू कर दूंगा। ठीक है, पहले ये वाली तो खत्म कर लें अपन डेली, इसमें तो एक बार रेगुलरिटी बनाओ तुम। लाइव बोल रहा हूं, थोड़ा विश्वास रखो। जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी उसके नेक्स्ट डे से अपन 1000 क्वेश्चन, मुझे भी तो जीने का मौका दे दो यार। ठीक है, ओके चलिए। 170 और कोई दिक्कत? लगभग 170 प्लस स्टूडेंट है। ठीक है, जल्दी से सब लोग ज्वाइन आ जाओ। और चलिए अब स्टार्ट करें। स्टार्ट, और पेन और पेपर उठा लो, पेन और पेपर उठा लो, और मैं आपके लिए फिर ये स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार 200 हो जान दो, चलो जल्दी से 200 कर दो। सारे बच्चे जल्दी से शेयर करो, अपने अपने सारे फालतू दोस्तों को शेयर कर दो, और जल्दी से बुला लो उन सबको। बैठे ही तो होंगे और क्या कर रहे होंगे, जल्दी से बुला लो सारे दोस्तों को। ठीक है, 200 हो जाते हैं, 200 होते ही स्टार्ट करते हैं। जल्दी से करो यार, जल्दी से करो, इतना तो कर दो। केमिकल बॉन्डिंग का बेटा मैं अभी आपको जस्ट अभी शेड्यूल शेयर कर देता हूँ, जस्ट अभी आपको टेलीग्राम पे शेड्यूल शेयर कर दूंगा, उसमें मिल जाएगा। अभी फटाफट से मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी हो जाओ, ज्वाइन सारे। हेलो एवरीवन, हेलो। ठीक है, हाँ श्योरली फ्रूटफुल है, मैंने ये लिखा ना बेटा, टेलीग्राम चैनल ये रहा, टेलीग्राम चैनल ये रहा, नीट केमिस्ट्री बाय जैसे, इसमें सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको, जिसके बारे में भी आप चाहते हैं उस सभी चीजों के बारे में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आगे कर लेंगे। हेलो एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग आगे कर लेंगे। आज 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये तो बस छोटा छोटा ही है ना। ओके, ज्वाइन द ग्रुप, है ना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे बढ़िया से, 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स है उसमें, यू विल गेट दैट। हाँ चलिए स्टार्ट करें। हेलो, राधे राधे, राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे एवरीवन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। मैं बंद कर रहा हूँ अब चैट। ठीक है,
बाद में मिलते हैं आप चैट के बाद, तो ठीक है, बाय बाय। अब एकदम टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ओके, बाय। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन of oxygen and hydrogen from a container containing 60 gram of O2 and 2 gram of H2। कोशिश करें जल्दी से करने की सारे बच्चे इसको। Calculate the rate of ratio of rate of effusion of O2 and this and this। स्टार्ट करा जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। पोल स्टार्ट करा जाता है, ठीक है। आया है बॉस, होगा आया है सही। बहुत बढ़िया, लगभग लोगों का आ चुका है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे करना है ये, ठीक है। देखो, रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ H2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान रखें जब भी मोल की बात हो, मोल ऑफ NO2 अपॉन H2 अपॉन इनटू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 अपॉन रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। तो RO2 अपॉन RH2 का आपने रेशियो निकालना है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ O2 कितना है, मोल ऑफ O2 देखो कितना है, मोल ऑफ O2 ये रहा, ठीक है। मोल ऑफ O2 16/32 मतलब 0.5। मोल ऑफ H2 कितना है, 2/2 मतलब 1, ठीक है। रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 2/32, ठीक है। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करो, तो यहाँ से आएगा ये 1/16 मतलब 1/4, तो RO2 अपॉन RH2 आ जाएगा वो 1/2 इंटू 1/4 दैट इज 1:8, ठीक है। ये ध्यान रखें, जब भी आपका ये रेशियो आए, जब भी आपको ग्राम में गिवन हो ना, ग्राम अलग अलग हो, मास अलग अलग हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर मास की बात कुछ नहीं करता तो मैं डायरेक्टली ये लगाता। ध्यान दें, RO2 upon RH2 is inversely proportional to root of MH2 upon MO2, ठीक है। आई बात समझ में? ये थोड़ा, ये तो अपन जनरली हर जगह पढ़ते ही हैं, ठीक है। बट अगर मास आ जाता है तब, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तुम्हारे एम्स में भी आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? बोलो क्लियर है तो आगे बढ़े नेक्स्ट पे। चलो, ओके। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी 1 मोल CO2 की कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 1 मोल CO2 की कितनी है एट टेम्परेचर T केल्विन पे? काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ CO2 की कितनी है एक टेम्परेचर T केल्विन पे? हो गया, चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कुछ करना ही नहीं है। वाओ, ग्रेट। 100% आती तो क्लास खत्म कर देते हैं ना, ये रूल है। 100% आंसर मतलब तुम्हें सब आता है, क्लास खत्म। पर 100% नहीं आया, देख लो। एक बार में 100% आ गया था, अब वापस से गया, गई भैंस पानी में। बहुत सालों ने डाल दिया, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने सही डाला है आंसर। तो आंसर आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, 3/2 RT। फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, याद रखने का है। चलो आराम से, टेक योर टाइम एंड डू द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आरएमएस के बारे में सोचना रहता है। At what temperature the RMS velocity of oxygen molecules is equal to that of SO2 at 300 Kelvin? ध्यान से कैलकुलेट करें पहले, है ना, और आंसर आने लगे तो ऐसे ऐसे करने लगे। जल्दी जल्दी कोशिश करें। हो गया,
हो गया है क्यूब, है ना, हो गया है। चलो, तो आंसर आपके सामने आते हुए सबके क्वेश्चन है, गैस के भी हैं, पहले गैस के फिर सरफेस के भी आएंगे, है ना, चिंता ना करें, हर एक जगह के क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों ने गलत डाला यार, सही होना चाहिए था, वैसे गलत डाला है। आपको पता है VRMS कितना होता है? VRMS आपका होता है √3 RT/m, √3 RT/m मॉलिक्यूलर मास का दिस रेशियो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे VRMS कितना है? VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/m। VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है, इतना है, ठीक है। तो अब आपको दे रखा है वॉकिश टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ SO2, मतलब VRMS ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ SO2, ठीक है। बहुत सारे सवाल करे होंगे आपने, तो √T/m कॉमन है, तो √T/m कॉमन है, तो इधर भी √3 RT, 3R ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखूं तो टेम्परेचर m है और यहाँ पे 32 है, और SO2 के लिए लिखा जाए √3 × R × 300/64 होता है इसका, तो T/32 इज इक्वल टू 300/64, तो ये आ जाता है आपका लगभग T इज इक्वल टू 150 केल्विन। केल्विन आया बच्चा, है ना, केल्विन आया, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में सब्जी मंडी का हिसाब करना आना चाहिए, ठीक है। तो T केल्विन होता है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो T इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया? -273 + 150, तो पूरा सॉल्व कर दिया भाई। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो देखो अभी दूर हो जाएगी। ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन इज आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्लियर है? डन डन फंडा, ओके नेक्स्ट। और वो हो गया तो ये वाला भी कर दो अब जल्दी से, वो वाला हो गया तो ये वाला भी कर दो, लाइक सिमिलर टू दैट वन, इसको भी कर दो सारे बच्चे। Temperature at which most probable speed of O2 will become equal to the mean square speed of N2 is what? Most probable speed of O2 MPS, ठीक है, most probable speed MPS, speed of O2 is becomes equal to √MPS of N2, then what will be the answer to this question? सोचो जल्दी से, सेम तरीके का बेटा, लास्ट वाला कराओ तो ये भी आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन है, आई होप अभी तक हो चुका होगा, सफिशिएंट टाइम मिल गया है सभी को, तो ये लो। वाह, अब सेम क्वेश्चन था, वो भी अब सही नहीं जा रहा है यार, कैसे करोगे? अभी लास्ट वाले में अगर मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया है तो पूरा चीज घूम जाना चाहिए स्पीड के रिलेटेड, कि हाँ सर हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था, सारे फॉर्मूले दिमाग में इधर उधर घूम जाने चाहिए, ठीक है। तूफान आ जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ सर की ऐसे स्टेट में ये चीजें पढ़ी थी, सारे एक बार रिकैप हो जाने चाहिए। अब कैलकुलेशन इतनी तो यार करनी पड़ेगी ना, तो आपको क्या है, VMPS है, VMPS यहाँ पे किसका इक्वल है? VMPS ऑफ O2 is being equal to VMPS of N2। इसमें भी टेम्परेचर बाय मास इक्वेट करना है, तो टेम्परेचर बाय 32 इज इक्वल टू 427 को डिग्री सेंटीग्रेड में करूंगा तो 700 है ना, और अपॉन कितना आ जाएगा? N2 का 28 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 7 से ये गया 100 बार, ये गया 4 बार, 4 से ये गया 8 बार, ठीक है। तो सही है क्या? कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? टेम्परेचर इज इक्वल टू 7 से ये गया 4 बार, और ये गया 273, कहीं गलती करी क्या बच्चा? और टेम्परेचर हो गया 32, T/32, डिग्री सेंटीग्रेड है और केल्विन। बताना कहीं गलती करी हो तो भाई।
कहाँ गलती करी है कैलकुलेशन में, कहीं दिख रहा है आपको? आंसर 800 पोल रॉन्ग बता रहे हैं। हाँ हाँ, आर एम एस एम पी एस मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल रूट मीन स्क्वायर के इक्वल है, मैंने दोनों इक्वल कर दिए। ओके ओके, ये गलती कर दी। ओहो, मैंने की गलत कैसे हो गया? सही है सही है, मोस्ट प्रोबेबल रूट मीन के स्क्वायर के इक्वल है, मैंने ये गलती कर दी। ओके ओके ओके, डन डन डन, समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया। ओके, बाय बाय अगेन, बाय बाय। ठीक है, मुझे कुछ होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा यार, मैंने मेरे से भी होगी देखो गलती। मेरे पास आंसर की है, आंसर की से मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, पर मैंने कि आंसर क्यों नहीं आया। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ओके, धन्यवाद साथ रहने के लिए। ठीक है, ऐसे ही साथ बनाए रखें, है ना? तो कुछ होगा तो मैं अपने आप डाल दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर नहीं नहीं सर गलत है, बट यही आंसर है 1200 केल्विन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का वी एमपीएस देखना है ना, रूट मीन स्क्वायर आर ए एम, एक रूट 3 RT/m देखना है, और एक का रूट मीन एवरेज। ठीक है, उस हिसाब से आंसर आ जाना है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ। At a very low pressure, the van der Waals equation for 1 mole is written as, at a very low pressure, बहुत लो प्रेशर है, प्रेशर सबसे कम है, तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? प्रेशर अगर सबसे कम है तो वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर है, तो वॉन्डर इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है आप लोगों के हिसाब से? अब ये तो एक बार बहुत बार आ भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, है ना? अरे लो प्रेशर है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम की टर्म होती है V-NB, वॉल्यूम का टर्म होता है, वॉल्यूम का टर्म होता है V-NB। ठीक है, V-NB, तो V सबसे ज्यादा, तो NB को नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म, आंसर आ गया दिल्ली। तो P ये होती है ना इक्वेशन आपके, P+AN² अपॉन V² इंटू V-NB = NRT। अब सुनना मेरी बात, क्या करते हैं यहाँ पे, मोल की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, ध्यान से सुनना जिसको नहीं आता है ये गणित। मोल की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया P+A/V² इंटू V=RT। ठीक है, मोल की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब सुनना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो बच्चा लोग, कि P+A/V², यहाँ पे बोल रखा है कि प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर लो है, तो इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल रखा है वॉल्यूम बहुत हाई है, तो वॉल्यूम हाई है तो इसके सामने ये बहुत कम होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो V आ गया। ठीक है, अब आप बोलो सर वॉल्यूम तो बहुत हाई है, तो ये क्वांटिटी एकदम लो हो गई, वॉल्यूम हाई है तो ये क्वांटिटी लो हो गई, और ये भी लो ही है, तो लो के सामने लो तो चल जाएगा, तो P+A/V² ऐसे लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्लियर हुआ? आया समझ में? अभी ऐसे और भी आएंगे, तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट कैसे करना है लो प्रेशर के बारे में जब भी आए डाटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, बढ़िया वाला, चलो नेक्स्ट बताओ। कोई गैस सिलेंडर है आपके पास, उसमें 0.3 मोल N2 है, 0.2 मोल O2 है, 0.5 मोल हीलियम है। इफ द टोटल प्रेशर इज P, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अरे यार इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 सीधा का सीधा लॉ है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। N2 का निकालना है, ठीक है। आ जाएगा तो चलिए बताएं आंसर क्या होगा। हो गया, डन। चलो थोड़ा घुमाने की कोशिश करिए है, देखते हैं कौन कौन घूम गया है क्वेश्चन में। घूम गए, बहुत सारे घूम गए, बताओ। छोटा मोटा घुमाया था बस, और सब लोग घूम गए हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो बच्चा आंसर हो गया इसका बी। देखो सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना। प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ 0.3 अपॉन टोटल मोल जो है 1, सबके मोल्स ऐड कर दो, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.5 1 होता है इनटू प्रेशर। ठीक है, ये 0.3 पी आया, ये आंसर आया एटीएम में, बट यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको एटीएम। 0.3 पी एटीएम तो कोई आंसर है ही नहीं, तो इंटू 760 मैंने क्या कर दिया, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, तो बी आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है? जिस जिसका भी गलत हुआ था क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़े अच्छे से। रियल गैस का प्रेशर कम होता है आइडियल गैस से, क्यों? रियल गैस का प्रेशर कम होता है आइडियल गैस से, क्यों? Pressure of real gas is less than that of ideal gas. Why? What is the reason behind it? अब ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। अपने दिमाग की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी पे आंसर देंगे हैं, सारे विद्वान बन रहे हैं। अरे यार इतना सिंपल सा है, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। पूरा रियल गैस का फिनोमेना ही दो लॉज पे बेस्ड है, केटीजी के दो दो लॉज होते हैं उस पे बेस्ड है। मतलब 2 पॉइंट सही नहीं होते हैं, एक तो इंटरेक्शन वाला, एक साइज वाला, कि गैस का भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, जो अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं सब में। कैसी कैसी करते हो यार। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन P प्लस AN² बाई V², प्रेशर है। चलो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं एम्स में भी, नीट में। ये 8th तरीके का क्वेश्चन, 8th वाला जो क्वेश्चन है 2-3 बार आ चुका है एम्स में भी और नीट में भी। ठीक है, छोटा सा दिमाग लगाना है और आंसर आ जाएगा। आई होप इसका तो 100% देंगे सभी बच्चे। ठीक है, 100% आंसर देना, वरना मैं एक चीज बोलता हूँ सभी से, है ना, सबके घर से 200 किलोमीटर एक बहुत बड़ा वाला पानी का कुछ ना कुछ प्लेस होगा, है ना, पानी की जगह होगी। ठीक है, तो आप समझ जाइए क्या करना है आपने। इसका एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ABC। अच्छा मैंने गलत डाला क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको देना है छोटे से बढ़ते हुए क्रम पे। ओके, मैंने गलत डाल दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत डाल दिया। होती है ना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। चलो सर, बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना हमें बोल रहे हैं, खुद से गलतियां हो गई। हाँ चलो, छोटे से बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफेक्शन। कौन सबसे इजीली लिक्विफाई होगा ना, कम से ज्यादा की हुआ। ठीक है, तो वापस से मैं दे देता हूँ, चलो कोई नहीं, पूरा पूरा न्याय होगा आप लोगों के साथ, चिंता ना करें। वाह, अभी भी ये 2% वो लोग हैं जो एकदम सख्त हैं, है ना, जो चीटिंग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, 2-4% हो गए उनकी तादाद अब। ठीक है, और मतलब आंसर होने के बाद भी अब इनका दिमाग अभी तक नहीं चला है कि क्या हुआ है इस दुनिया में, अभी तक इनको समझ नहीं आया है, हैं? एक ही आंसर के अपने 2 बार हो चुका है, उसका भी समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या हुआ है यहाँ पे। बी हो गया भाई, ए की वैल्यू ज्यादा लिक्विफेक्शन ज्यादा, ए की वैल्यू ज्यादा लिक्विफेक्शन ज्यादा, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो 9th बताओ। इक्वल मास है मीथेन का और ऑक्सीजन का, amidst in an empty container, the fraction of total pressure exerted by oxygen is what? The fraction of total pressure exerted by oxygen is what? इक्वल मास है मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी, इन एन एम्प्टी प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
partial pressure, the total pressure exerted by oxygen, the fraction of total pressure exerted by oxygen. करें, डन, क्लियर, ओके। देखिए भाई पोल, ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ये एकदम करेक्ट है। बहुत से बच्चों का गलत गया है, बहुत से बच्चों का गलत गया है ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। सी होता है ना, सी विल बी द आंसर, क्लियर है। देखो सुनो अब यहाँ से, इक्वल मास मीथेन और ऑक्सीजन का होगा, इक्वल मास किसका होगा, मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी इक्वल मास है। तो मान लिया मैंने मास है m, इसका भी मास है m, दोनों का इक्वल है, तो इसका मोल कितना होगा, इसका मोल कितना होगा बताओ। मीथेन का हो गया m/16, इसका हो गया m/32। ऑक्सीजन है ना, मीथेन तो हो गया CH4, ऑक्सीजन ले लिया मैंने O2, खत्म। ठीक है, अब देखो अब आगे की बात करते हैं। अब हम आगे की बात क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बोला है प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। भाई P तो कुछ है नहीं, तो PO2 अपॉन P का रेशियो निकालना है आपको, PO2 अपॉन P का। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स m/16 प्लस m/32। ठीक है, m/16 प्लस m/32, तो PO2 बाय P, m से m तो कैंसिल हो रहा है, सभी को दिख रहा है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको बन जाएगा 1/3, खत्म। C इज द आंसर, क्लियर है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्टेड, दैट इज PO2 अपॉन P विल बी दिस, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, इक्वल मास, एक एक को रिलेट करो। देखो पार्शियल प्रेशर और मोल में, मोल फ्रैक्शन में एक ही रिलेशन है जो अपन लगाते हैं हमेशा, डाल्टन्स लॉ, तो वही मैंने करा है। प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, खुद का प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, चलिए ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें इसको भी। A एंड B आर वंडरवॉल गैस कॉन्स्टेंट्स, A और B वंडरवॉल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन इथेन, ये भी गिवन है। क्लोरीन आसानी से लिक्विफाई हो जाती है इथेन से, क्लोरीन। ठीक है, तो आपने ये बताना है यहाँ पे, आपने यहाँ पे ये क्लियर करना है, क्लोरीन अगर आसानी से क्लियर हो जाती है तो यहाँ पे क्या क्लियर करना है, जल्दी से बता दें। आंसर क्या होगा, डन डन डन। चलो अभी अभी अपन ने सीखा भी था, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन भी बढ़िया लगता है मुझे, है ना। ये बता दे तो मैं जेई में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वन ऑफ द जेई का आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ए और बी पे वहां पे ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। भाई बी तो डिपेंड करता है साइज पे, अब इसने क्वेश्चन में ही दे दिया है क्लोरीन इजीली लिक्विफाई है, तो इजीली जो लिक्विफाई होता है तो उसका क्या ज्यादा होता है, जो इजीली लिक्विफाई होता है उसका क्या ज्यादा होता है, ए का वैल्यू ज्यादा होता है, तो Cl2 का ए का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो Cl2 का ए का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो अभी तक का लीडर बोर्ड ये है, Cl2 का ए का वैल्यू ज्यादा है, तो वो तो हो ही गया आंसर। फिर C2H6 का, C2H6 के, बट बी किसका ज्यादा है, C2H6 का, क्यों, बी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे, तो इथेन वहां पे बाजी मान लेता है। ठीक है, बी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे, तो इथेन वहां पे ज्यादा हो जाता है। ये देखो ये वाला आंसर। बाकी की इंफॉर्मेशन, भाई क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन में तो आपका आ ही जाएगा पोलैरिटी अट्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, if Z is a compressibility factor then at low pressure it can be written as what,
At low pressure, it can be written as what? Low pressure, it can be written as what? अभी अभी सॉल्व करा है, अभी अभी अपन लोग बच्चा लोग अपन ने सॉल्व करा है अभी अभी, तो हो गया होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि इसी पे रियल गैस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ना, तो कैसा भी फॉर्मूला हो आपको सब एकदम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा एक छोटा सा लॉजिक भी हमेशा ध्यान रखना, जब वो ग्राफ बनाते हैं ना अपन, रियल गैस वाला जो ग्राफ बनाते हैं अपन लोग, रियल गैस वाला जो पूरा ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होता है ना, प्रेशर वर्सेस रियल गैस वाला, याद हो तो यहाँ पे ये आ गया, ये पॉइंट आ गया z इक्वल टू 1, यहाँ से ये ऊपर और बाकी ये इस तरीके से। तो लो प्रेशर पे प्रेशर लो होता है जब ये z इक्वल टू 1 वाली लाइन है ये वाली, तो जब भी प्रेशर कम होता है, ये वाला पॉइंट मतलब z होता है लेस देन 1, और जब प्रेशर बढ़ता है तो z हो जाता है ग्रेटर देन 1। लो प्रेशर पे होता है z लेस देन 1, प्रेशर बढ़ता है तो होता है z ग्रेटर देन 1। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो ध्यान रखें है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो दो गैसेस के बीच में गिवन है आपको, y और z के बीच में गिवन है 1:6 है ना, x और y के बीच में है आपको गिवन है 1:5, और y और z के बीच में गिवन है आपको 1:6। तो पूछा गया है कि z का विद रेस्पेक्ट टू x के बीच में क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर बता सकते हैं आप। सोचें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप। और ये द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिल्ली। आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। कैसे होगा? सिंपल है, आर एक्स अपॉन आर वाई आपको दिवन है, आर एक्स अपॉन आर वाई होता है 1/5, और आर वाई अपॉन आर जेड गिवन है आपको कितना, आर एक्स अपॉन आर वाई 1/5 और 1:1/6 है। ठीक है, आपको निकालना है आर जेड अपॉन आर एक्स निकालना है। मतलब इसको रिवर्स कर दूं तो मैं आर जेड अपॉन आर वाई लिख सकता हूँ 1/6, सॉरी 6 लिख सकता हूँ। आर जेड अपॉन आर वाई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 6। ठीक है, और आर एक्स अपॉन आर जेड अपॉन आर एक्स निकालना है अपने को। ठीक है, इसको भी रिवर्स कर दो तो आर वाई अपॉन आर एक्स भी कितना हो गया 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2 को, तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, आर जेड अपॉन आर एक्स आ गया 30:1 खत्म। ठीक है, सिंपल सादा। चलो नेक्स्ट, जो CH4 गैस है वो 2 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज होती है X गैस से, है ना। जो CH4 गैस है वो 2 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है X गैस से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ जो कि 32 ग्राम X गैस में प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ जो कि 32 ग्राम X गैस में प्रेजेंट हैं। सोचो जल्दी से सोचो। सोचें सारे बच्चे जल्दी से। डन, चलिए पोल लीजिए। कॉपी पेन रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कॉपी पेन पास में रखना तो ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप लोग हर एक चीज को।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बॉम्बे इज द आंसर गाइस, ठीक है। कैसे हुआ? RCH4 अपॉन RX को मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ X अपॉन 16, ठीक है। और तो मॉलिकुलर मास X का कितना आ जाता है, यहाँ से मॉलिकुलर मास X गैस का आ जाएगा आपका, इसको ये रेशियो तो कितना है 2 है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 16 इंटू 4 दैट विल बी 64, ठीक है। ये मॉलिकुलर मास आ गया अननोन गैस X का। तो मोल्स कितना हो गया इसका, मोल्स कितना हो गया अननोन गैस का, मोल्स हो गया 32/64 दैट विल बी हाफ। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो इनटू Na कर दो, खत्म। Na/2 आंसर, क्लियर, डन। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर H2 गैस के लिए कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है? कंप्रेसिबिलिटी H2 गैस के लिए सोचो सोचो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर H2 गैस के लिए कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है? समझाया मैंने अभी अभी ग्राफ में, तुम्हें समझाया था। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया हो और ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आते हो तो भी आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट, 100%। अभी भी इतने कम बच्चे सही दिए हैं, ऐसा नहीं बच्चा। अरे बेटा H2 और He के लिए, H2 HEN जैसी गैसेस के लिए ये वाला स्ट्रेट लाइन कब होता है, नहीं होता, हमेशा Z इक्वल टू 1 की लाइन से ऊपर ही होता है। Z इक्वल टू 1 की लाइन से ऊपर है तो मतलब Z हमेशा 1 से बड़ा है। तो 1 में क्या कहाँ पे ऐड हो रहा है, 1 में ये देखो कुछ क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो यही तो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये इक्वल टू 1 है, थोड़ा सा पता हो तो कुछ क्या ऐड होता है, PV/RT ऐड होता है, सीधा सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, कौन सा इनमें से टर्म है जो अकाउंट करता है आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? ये मत कर देना गलत बच्चा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कौन सा टर्म मतलब करता है रिप्रेजेंट एन योर वंडरवॉल इक्वेशन? कहीं से भी गलत कोई नहीं करेगा इसको, मतलब वंडरवॉल इक्वेशन तो सभी को समझ आती है, ओहो वंडरवॉल इक्वेशन भी गलत जा करी, बताओ। एनआरटी करें, इक्वल टू एनआरटी करें, पीवी इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद, चाहे कुछ भी हो हमें तो एक ही चीज पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद। आप बहुत वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, है ना, लूनी टून्स वाली दुनिया में। रियल दुनिया में आओ भाई, रियल में, रियल दुनिया, रियल गैस के बारे में जानना चालू करो, ठीक है। तो रियल गैस के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप पाएंगे P+A इंटू n²/v² हो जाता है प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक है। सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जो अभी पूछा था, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, सेम वही कंसेप्ट है, जल्दी से बता दें इसका भी आंसर। द वैल्यूज ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए फॉर द गैसेस, वैल्यू दे रखी है वंडरवॉल कांस्टेंट की, ठीक है। पूछा है किसको आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, पूछा है किसको आप आसानी से, कौन सी गैस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, O2 N2 अमोनिया या CH4? कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए। O2 N2 NH3 CH4, जल्दी से बताओ। डन है, डन डना डन डन है। लिक्विड NH3 इज द आंसर, क्यों? क्योंकि इसमें ए की वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है इसकी,
जो है 4.17, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है इसकी, जो कि है 4.17। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा लगता है ना। कोई गैस है वो ओबे करती है इक्वेशन ऑफ स्टेट जो यहाँ पे गिवन है, और पीवी इक्वल टू आर टी, तो स्लोप क्या होगा उसके आइसोकोर का, स्लोप क्या होगा उसी के आइसोकोर का, जल्दी से बताएं। मस्त क्वेश्चन है, मस्त वाला, छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पोल, लीडर बोर्ड। डन। कैसे, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए आइसोकोर, मतलब क्या, आइसोकोर मतलब वॉल्यूम का वैल्यू होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, मतलब क्या क्या वैल्यू हो सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, आइसोकोर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करेंगे। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन आपको ऐसी नहीं दिख रही, क्या ये इक्वेशन आपको ऐसी नहीं दिख रही क्या, y इक्वल टू एम एक्स से क्या मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता, ये रहा x, टेम्परेचर वेरी, प्रेशर वेरी, ये रहा, तो m स्लोप कितना हो गया, r बाई वी माइनस वी। आया समझ में, समझ आई बात। स्लोप भी तो पूछा है, स्लोप और आइसोकोर, तो मतलब आइसोकोर मतलब प्रेशर टेम्परेचर वेरी हो सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इनके बीच में ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, तो y इक्वल टू एम एक्स से मैंने इक्वेट करा तो स्लोप आ गया मेरे पास। क्लियर, बोलो भाई बोलो, मर तो नहीं गए, सो गए तो नहीं गए सब लोग, समझ आई बात। चलो ओके, नेक्स्ट एक और बढ़िया क्वेश्चन। एसिड है, ऑन हीटिंग एसिड गैस, कोई हीटिंग कर रहे हैं अपन एसिड गैस को जो कि डिकम्पोज हो रही है एस टू गैस में। ठीक है, एसिड गैस को हम लोग हीट कर रहे हैं जो कि डिकम्पोज हो रही है हमारे एस टू गैस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू दिस वंडरवॉल कांस्टेंट बी फॉर द रिजल्टिंग गैस विल बी व्हाट, ड्यू टू दिस द वंडरवॉल कांस्टेंट बी फॉर द रिजल्टिंग गैस विल बी व्हाट। Due to this, the van der Waal constant B for the resulting gas will be what? सोचें सोचें जल्दी से सोचें। वॉन्डरवॉल गैस का रिजल्टिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत बढ़िया, सोचना था छोटा सा। भाई एसिड था, गैस था पहले, है ना, अब उसको डिकम्पोज कर दिया H2 के अंदर, तो किसका साइज बड़ा होगा? एस, सल्फर में 8 एटम्स, एक सल्फर में 2 एटम, तो सल्फर 8 का साइज बड़ा, तो उसका बी का वैल्यू बड़ा होगा, खत्म। तो एसिड से H2 जाएंगे तो बी का वैल्यू कम होगा, दैट्स ऑल। क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डन। चलिए नेक्स्ट, फॉर अ रियल गैस जब z ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या बोल सकते हैं, फॉर अ रियल गैस जब z की वैल्यू हो ग्रेटर देन 1, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोचिए। जब z का वैल्यू हो आपकी ग्रेटर देन 1, तब आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए?
ग्रेट, वो भी बड़ा होगा, प्रेशर हायर देन द एसटीपी, दोनों बड़े होंगे, ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट फंडामेंटल। अब ये देख लो कहाँ का क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है, हमेशा मैं करवाता हूँ बच्चों को, तो तुम्हें भी करवाने के लिए मैं ले आया है, ताकि जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए, ठीक है। तो जेई 2012 का क्वेश्चन है ये बेसिकली, तो हो सकता है ये भी आप लोगों से कोई बड़ा बात नहीं है, टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको करने के लिए। जो नया देख रहा है कोई बात नहीं, जिन्होंने पहली बार देखा है उसको भी कोई बात नहीं। देखो मेरा मोटो है आपको हर क्वेश्चन से रूबरू करा देने का, जो आपके पॉसिबल हो सकता है आने के लिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी आ रही है फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आपको पता चला नीट अभ्यास से, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री कोई ऐसी वैसी नहीं आ रही है, अच्छी आ रही है, ठीक है। तो अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपनी तैयारी भी अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है, आती है बस समझ में, तो उसी के लिए है ये, आप लोगों के लिए, समझ आई बात। तो लेट अस बिगिन, क्या क्या यहाँ पे अपना आंसर हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हुआ क्या, सॉल्व हुआ, 1 मिनट का टाइम, फिर सरफेस तो धड़ाधड़ हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोल स्टार्ट करता हूँ, अगर आ गया हो बॉस होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो और भी बढ़िया बात है, अभी सीख लेना। वाह, बहुत बढ़िया, लगभग 50+ से करेक्ट हो गया। देखिए भाई, जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हो ये देखें, आपको हम बताते हैं p प्लस ए बाई बी स्क्वायर लिखा जाता है हमारा v माइनस एन बी, बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्वेश्चन में दे दिया है कि b को तो जीरो कर दो, तो हम भी कर देंगे भाई, ये जीरो है, तो यहाँ से जीरो करते ही क्या बना, पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मुझे कर्व किस किस के बीच में है, पी वी और 1/v, तो मेरे पास है पी वी भी है 1/v भी है, तो पीवी को क्या लिख सकते हैं अपन, पीवी को हम ये लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी, आर टी माइनस ए बाई वी, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आ गया आपका c प्लस एम एक्स, से मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। स्लोप क्या हुआ इसका, a हो गया, है ना, 1/v है, नेगेटिव स्लोप है बिकॉज नेगेटिव लाइन है, आर टी तो कांस्टेंट है और पीवी है, तो अपने को निकालनी है स्लोप, स्लोप होता है ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये ली, तो स्लोप है ए, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का वैल्यू होता है dy/dx, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, और उसको बोलते हैं अपन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स गिन लो। तो अब ये देखो, ये वाली लाइन है आपके पास, इस लाइन में, इस लाइन पे देखो, ये यहाँ पे इसका स्लोप ये है dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इस एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में और इन दोनों में चेंज दे रखा है, पीवी में चेंज कितना है, वाई एक्सिस में चेंज देखो कितना है, ये तो एक्स एक्सिस का चेंज है, ये कितना है 1, और वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, तो देखो 21.6 माइनस 20.1 अपॉन 3 माइनस 2, दैट विल बी 1.5, तो ये 1.5 स्लोप की वैल्यू है, स्लोप ही क्या है 1.5 ए है, खत्म, आ गया आंसर। चलें अब अपन थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे आपके सरफेस से। चलिए एक एक करके जल्दी से देखते हैं, आंसर बताना स्टार्ट करें सरफेस केमिस्ट्री का। सम ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सॉल्यूशंस, इसमें से कौन कौन सा ट्रू सॉल्यूशंस हैं आपके हिसाब से, एयर, सी वाटर, ग्लूकोज सॉल्यूशन, जेमस्टोन, पर्ल, ब्लड। सिंपल वन, जल्दी से आंसर आ गया होगा आई होप सभी का, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है इन सभी में से। आ गया है सबका आंसर, ओके। जल्दी से बताएं इसका आंसर। ठीक
ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 2 सॉल्यूशन है सारे के सारे, ठीक है। एयर भी है, सी वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड स्टॉल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और स्टॉल्स? जल्दी बताइए इसका भी आंसर फटाफट। एच बॉन्डिंग, वॉन्डरवॉल फोर्स, आयनिक बॉन्डिंग, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, किस किस से होती है? डन 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 डन, बी आंसर हो जाएगा, है ना, बी आंसर हो जाएगा, वॉन्डरवॉल फोर्सेस इट इज, ठीक है। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट किस में नहीं होता? टिंडल इफेक्ट किस में नहीं होगा? टिंडल इफेक्ट उसमें नहीं होगा जो क्या होगा, जल्दी से आंसर देखो, सस्पेंशन में जा बताएं। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्वेंट, ध्यान से पढ़ो, नॉट लिखा है, नॉट, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, ये नॉट लिखा है, ठीक है, नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड। डन, तो आपका होगा वो NaCl सॉल्यूशन, बिकॉज ये ट्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। सोल वोल का टाइप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ इमल्जन, इमल्जन का जो सही मैच नहीं है, इमल्जन का जो केस नहीं है, इमल्जन, इमल्जन का जो सही केस नहीं है, आपने ये बताना है। मिल्क, कोल्ड क्रीम, बटर, वेनिशिंग क्रीम, और कौन सा है इनमें से जो इमल्जन का सही केस नहीं है? जल्दी से बताएं। बटर नहीं होता है, बटर नहीं होता है इमल्जन का केस, ठीक है। एक टेबल है, एक चार्ट गिवन है, उसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी में है, और मैं एक क्लास भी ले लूंगा एक सरफेस केमिस्ट्री और पढ़ाने के लिए आपकी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल कौन सा नहीं है? होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल कौन सा नहीं है? होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस मतलब सब चीज सेम फेज में, और अगर थोड़ा सा भी अलग आ जाए तो वो डिफरेंट फेज में आ जाता है ना। होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल कौन सा नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन चेंबर, कॉन्टैक्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, सारे एग्जांपल हिट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट करके दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो इसमें सॉलिड यूज हो जाता है ना, इस वजह से। चेंबर प्रोसेस नहीं होता, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, इसमें से Mn+2 क्या कर रहा है? इन सभी में Mn+2 क्या कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो या एंजाइम?
ऑटो कैटलिस्ट बोला जाता है भाई, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन बेस्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आप सोचो यार ये सरफेस का क्या है, अब ये तो पढ़ना पड़ेगा यार वहां से, इसका कोई उपाय नहीं है, वहां से आपको देखना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एंजाइम एग्जिस्ट एज अ कोलोइडल स्टेट, एंजाइम आर कैटलिस्ट, enzyme can use catalyst in any reaction, urease is an enzyme। कौन सा स्टेटमेंट कैटलिस्ट के लिए गलत है ये बताना है। एंजाइम कैन यूज कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम और एक चीज को यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट क्या करता है किसी भी रिवर्सिबल। अब इस कैटलिस्ट का फंक्शन तो आपको वहां से भी थोड़ा आइडिया होगा, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाओ तो, इसके लिए जरूरी नहीं है आपको सरफेस ही पढ़ाओ, काइनेटिक्स पढ़ाओ तो उससे भी थोड़ा पता चल जाएगा आपको। कैटलिस्ट थोड़ी अल्टर, कैटलिस्ट बस बढ़ा देता है या घटा देता है। अगर बढ़ाएगा तो सेम रेट से बढ़ाएगा, अगर घटाएगा तो भी सेम रेट से बढ़ाएगा, है ना। दोनों में सेम रेट से कैटलिस्ट बढ़ाता है या घटाता है आपकी रेट्स को। क्लियर है। लास्ट वन, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कौन सा है इनमें से। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर सो कॉल्ड बिकॉज, क्यों कहते हैं उनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, व्हाई दे आर नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जो होता है ना जियोलाइट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट्स, क्यों बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हो गया, और सक्सेसफुली हमने 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। डन 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 डन, टाइम अप डन डना डन, टाइम अप। ठीक है, सो ये रहा आज का कैटेगरी लीडर बोर्ड, और पीयू, देन दिव्यानी, देन श्रेष्ठा एंड प्रत्युष, सौम्यजीत, आयुष, सक्षम, आयुष, प्रशांत एंड दिस आयुषी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल भी रेगुलरली अटेंड करिएगा क्लास, और जितना भी हो सके इसको शेयर करें। आप लोगों के लिए है ये टेस्ट, और आई एम मेकिंग यू अ प्रॉमिस, जिस दिन ये टेट सीरीज खत्म हो जाएगी उस दिन से वो 3000 क्वेश्चन सीरीज वाली चालू हो जाएगी, है ना। नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, पर इसको रेगुलरली अटेंड करो तो वो अगले में हो जाएगी। ओके, बाय गाइज, आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। ठीक है, मिलते हैं, चलो नेक्स्ट सेशन 5 बजे मिलना आज 20 वाले, है ना। 5 बजे क्लास है कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, बाय।